अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना होस्ट इमामदीन चिन्नी प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ। नाज़रीन, हमारी ये कोशिश होती है कि इस प्रोग्राम में आपको उस पर्सनालिटी उस शख्सियत से मिलाया जाए जिसका अपना ज़ाती बैकग्राउंड भी हो और सोशल एक्टिविटी भी हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज शिकारपुर की एक ब्रिलियंट पर्सनालिटी, यंगस्टर पर्सनालिटी फराज अहमद शेख साहब आज हमारे प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं। फराज अहमद शेख साहब की प्रोफाइल पे हम बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर वेलकम टू माय प्रोग्राम आज की शख्सियत। मैं आपको वेलकम करता हूँ कि आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। अच्छा सर, फर्स्ट ऑफ ऑल हर इंसान का अपना एक बचपन होता है, हर बंदा अपने बचपन से गुजरता है। आप एक शख्स नहीं शख्सियत है, एक होता है शख्सियत होती है शख्सियत। तो आपका जो बचपन था वो कैसे गुजरा? देखिए, बचपन में तो मैं तो अभी भी कहूँगा कि मैं शख्स ही हूँ कि मैंने लाइफ में ऐसी कोई चीज़ अचीव नहीं की है जिसमें मैं अभी अपने आप को मैं समझूँ कि मैं शख्सियत हूँ। जी जी। बचपन में मेरे वालिद साहब को आप जानते हैं, शुरू से ही हाई प्रोफाइल रहे हैं और पहले ब्यूरोक्रेट थे, फिर सियासत में आए। तो उनकी तरबियत ऐसी थी कि सबसे पहले उन्होंने बोला अपनी पढ़ाई पे ध्यान दिया जाए। और बचपन में बिल्कुल हम नॉर्मल चाइल्डहुड इस तरह होता है, स्कूलों में गए, पढ़े लिखे और ना ही सियासत से ना ही किसी चीज़ से वापस की थी। तो अच्छा पढ़ा लिखा, यूनिवर्सिटी भेजा, यूनिवर्सिटी पढ़ के आए, फिर उन्होंने अपनी चॉइस दी कि भाई जो करना है लाइफ में अपनी चॉइस आप खुद चूज़ करें। अच्छा अच्छा सर, एक बच्चा वो होता है जिससे बताया जाता है कि भाई आपको ये बनना है, और एक वो बच्चा होता है जो खुद अपना लक्ष्य माइंड में बनाकर बनना है कि मुझे अपने लक्ष्य को रिकवर करना है। आपने अपना लक्ष्य अपने बिहाव पे किया या बड़ों के हिसाब से? नहीं, मैंने बिल्कुल अपनी डिसीजन लाइफ की अपनी पढ़ाई के बाद। पढ़ाई तक तो बिल्कुल जब यंगस्टर थे तो वालिदैन की गाइडेंस और उनके सलाह मशवरा बहुत ज़रूरी होता है। बाहर लंदन पढ़ने गया, लॉ करके आया। जब वापस आया तो मैंने सिविल सियासत में कोई सोच के नहीं लिया। अच्छा। एक बाय द वे था, मेरे वालिद साहब पॉलिटिक्स में हैं और उनकी मदद करने या उनके साथ में सपोर्ट करने के बाद तो मैंने आना शुरू किया। यहीं से फिर दोस्तियाँ हुई, वक्त गुजारना शुरू किया लोगों के साथ, और जो काम वो कर रहा था उनके साथ एक सियासी काम के साथ फलाई काम भी था, सियासी काम के साथ फलाई काम भी था। और ये ट्रांजिशन बाय द वे समझें जिसमें होता है ना, इसी तरह होता गया। और फिर यहाँ पे दोस्तों के साथ दोस्ती हो गई, तो मिल गए और फिर सियासत भी आहिस्ता आहिस्ता पार्टी पॉलिटिक्स में। अच्छा सर, आप अपने आपको पॉलिटिक्स में कंफर्टेबल समझते हैं कि मैंने पॉलिटिक्स चूज करके एक बेहतर काम किया है? और एक बंदा होता है कंफर्टेबल होता है, एक अनकंफर्टेबल होता है कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरे ज़हन के हिसाब से नहीं है। तो आप पॉलिटिक्स में खुद को कितना कंफर्टेबल समझते हैं, और पॉलिटिक्स क्या है? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि मैं जिस जगह पे हूँ, पॉलिटिक्स में हूँ, मैं अपने वालिद साहब को भी इम्तियाज़ साहब को कोशिश करता हूँ। जी। इलेक्शन में मैंने लोकल गवर्नमेंट में भी हिस्सा लिया है और दोनों दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाब हुआ हूँ। इस दफ़ा भी मैं कामयाब हूँ और सबसे ज़्यादा वोट लेके शहर से पूरे म्यूनसिपालिटी में जितने भी हैं सब काउंसिल से ज़्यादा वोट लेके सही कामयाब हुआ हूँ। तो मैं समझता हूँ कि मैं बड़ा कम्फर्टेबल, मैं नॉर्मल फील करता हूँ। ऐसी कोई बात कभी हुई नहीं है जिसमें मैंने कभी पछताया हूँ या मैंने बोला यार मैं क्यों आ गया, क्यों कर रहा हूँ। और पॉलिटिक्स जैसा मैंने आपको बताया, मैंने कोई एज अ प्रोफेशन शुरू में चूज नहीं की थी। तो मैंने अपने वाले साहब प्रोसेस करने के लिए आता था, उनके साथ टाइम गुजारता था और यहाँ रहते रहते दोस्तियाँ हो गई लोगों के साथ। जब दोस्ती हो जाती है, लोगों के मसले मसाइल भी आते हैं। अल्लाह ने सलाहियत दी है, ताकत दी है, काबिलियत दी है। वालिद साहब के साथ ही लोगों की मदद भी करना शुरू कर दी, उनके इशूज़ में भी आ गया। तो पॉलिटिक्स इज़ अ वे ऑफ लाइफ यहाँ पे हमारे लिए यहाँ पे। तो कोई वो नहीं है, कोई कारोबार या बिजनेस या कोई ऐसी चीज़ नहीं है इसमें। मतलब मैं समझता हूँ कि किसी को अगर ज़रूरत है मेरी, अगर मेरी फ़ोन से या मेरे कहने से किसी की कोई इशू हल हो जाता है, मसला अगर 10% भी हल हो जाता है तो मैं कामयाब हूँ। किसी का मैंने काम किया या कोई ज़रिया हुआ। और हमारे दीन में भी यही है, सिखाया गया है कि इस्लाम में, मज़हब में किसी की मदद कर सको तो मदद कर लो। तो ये तो एक हमें, मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने एक मौका दिया है। अच्छा काम करते हैं तो एक तो प्रोफेशनली भी अच्छी खुशी होती है यार। एक सियासी तौर पर ना ध्यान कहता है कि यार किसी का काम किया, वोटर हुआ हमारा। और एक उससे भी होता है जब बंदा दुआएं देता है और बोलता है यार काम होने वाला ही नहीं था और आपकी वजह से हो गया, खुशी भी होती है। अच्छा, आपने पीपल्स पार्टी को चूज किया पॉलिटिक्स के लिए,
दूसरी पार्टीज भी काम कर रही हैं, क्या आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी अच्छा काम कर रही है? देखिए हम पहले आपको बताऊँ 2013 से जब जैसा मेरे मलिक साहब यहाँ से मुझे होके आए थे, मुस्लिम फंक्शन टिकट से होके आए थे, तो हमने यही देखा कि हम पहले दूसरी पार्टी में थे। जिस तरह के बोला कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिसीज़, चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब, सदर जरदारी साहब, इनकी पॉलिसीज़ देखी, शहीद मोहतरमा का जो एक मुकाम था, जो उनकी पार्टी थी और जो उनकी खिदमतें थी मुल्क के लिए, सूबे के लिए, वो देख के हमें यही लगा कि हम अपने शहर के लिए, अपने दोस्तों के लिए, आवाम के लिए इस पार्टी में आकर ज़्यादा कुछ कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं उनकी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें मौका मिला पार्टी में आने का, पार्टी से टिकट में जीत किया है और अपने शहर के लिए, शहर के अवाम के लिए जो हमने आज किया है, डेवलपमेंट हो, अगर रोड रास्ते हों, अस्पतालें हों, यूनिवर्सिटी हो, या दूसरे काम हों जो लोगों के भीड़ होते हैं, तो हम पर्सनल लेवल पे बड़े मुतमईन हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो लोगों का सपोर्ट है, प्यार है, जो हम देख रहे हैं, तो हमें लगता है कि हमारी डिसीजन बिल्कुल 200% राइट डिसीजन है। अच्छा सर, फिलहाल के माहौल के हिसाब से आप क्या समझते हैं कि हमारा पाकिस्तान रिकवर हो के पाएगा? अगर रिकवर हो जाएगा तो उसमें कितना टाइम लगेगा? मैं आपको बताऊँ एक बात, जो मेरी अपनी सोच है, जहन है, पाकिस्तान बड़ी कौम, पाकिस्तानी कौम जो है ना बड़ी रेजिलिएंट है, बड़ी स्टबर्न कौम है और हर मुश्किल से जब भी फेस किया है ना हमने, मुश्किल तो होती है, निकल आते हैं। आप देखें जिस टाइम पे एटॉमिक बम किया था तो हम पे सैंक्शंस लगे थे, बड़े मुश्किल हालात थे, बड़े मुश्किल हालात थे। जब अफगानिस्तान में अमेरिका की जो वॉर स्टार्ट हुई थी, उस वक्त भी पाकिस्तान में बड़े मुश्किल हालात थे, बड़ी टफ डिसीजन फेस की थी। वो सब चीज़ें हमने उस टाइम भी फेस की थी, इकोनॉमिकली पहले भी हमने फेस किए हैं, कोविड में हमने वो चीज़ें फेस की हैं, और फ्लड्स में अभी हमने दोबारा सेकेंड टाइम 2010 में मैं समझता हूँ पहले आए थे और अभी वापस आए हैं। तो बड़ी रेजिलिएंट कौम है, मसले मसाइल इकॉनमी के हवाले से चीज़ों से आते हैं, मगर बिल्कुल ओवरकम करेंगे और इंशाल्लाह रोड टू रिकवरी पे हैं और इंशाल्लाह जल्दी रिकवर करेंगे। सर शार्ट ब्रेक का इशारा मिल रहा है। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, हम अपने सिलसिले को वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से छोड़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना होस्ट इमाम ज़िंदगी प्रोग्राम आज की शख्सियत है। कोई ऐसा आपका कोई वाक़या? डेथ ऑफ माई ब्रदर। उन माण्हू खे ज़िम्मेदारी ॾिनी वई आहे जंहिं माण्हू जो सिंध जहिड़े नमूने सां अदरभा करे रही आहे, उहो अरबाब साहब खे बि मालूम आहे, PTI खे बि मालूम आहे। तो आपको अपना जहन और सब्र बहुत ज़रूरी है। उन रबाब जो ऐं हिन वक़्त ताईं उहा न्याणी जेका आहे सो कोर्टुनि ऐं अदालतुनि जा पहिरें उघाड़े चकर थी काढे। नाज़रीन, ज़िंदगी रही बाकी तो होंगे मरे गुफ्तगू, ज़िंदगी रही बाकी तो होंगे मरे गुफ्तगू, गुजर गए इस रात तो सलाम आखिरी, विश यू ऑल द बेस्ट, पाकिस्तान जिंदाबाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम अपने सिलसिले को वहीं से स्टार्ट करते थे जहाँ से छोड़ा था। ब्रिलियंट पर्सनालिटी, यंगस्टर शख्सियत फराद अहमद शेख साहब आज हमारे प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं। अच्छा सर, फर्स्ट ऑफ ऑल जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा शहीद हुई तो पीपल्स पार्टी का नॉट आसिफ अली ज़रदारी साहब, आप क्या समझते हैं कि आसिफ अली ज़रदारी साहब ने पार्टी को किस लेवल तक संभाला है? क्योंकि लोगों की बहुत सारी शिकायतें कि पीपल्स पार्टी की गिरने की जो वजह है वो आसिफ अली ज़रदारी साहब है, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं तो समझता हूँ कि लोगों की ये अगर कोई ये समझता है तो वो गलत समझता है, गलत सोच है।
جب بی شہید ہوئی تو ایک سچویشن صورتحال ملک میں ایسی تھی، پارٹی مطلب پورے میں پارٹی کی نہیں، میں سمجھتا ہوں ملک میں ایک اسٹیبلائزنگ فیکٹر چاہیے تھا اس ٹائم پہ. اس ٹائم پہ اگر زرداری صاحب اگر سوچ سمجھ کے فیصلہ نہ کرتے، کوئی جلد بازی میں یا جذبات میں فیصلہ کرتے جو ہر نارمل انسان کرتا اس ٹائم پہ، تو ملک بالکل میں سمجھتا ہوں تباہی کی طرف چلا جاتا. اور انہوں نے اس سچویشن میں سلام کرتا ہوں ان کی شخصیت کو، ان کو جس طرح انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا، اپنی فیملی کو سنبھالا اور سب جذبات کو چیک میں رکھتے ہوئے ملک کو آگے لے گئے اور سب کو، سیاسی جماعتوں کو خاص طور پہ کافی اس ٹائم پہ اس کو بھی اپنے ساتھ لے آئے تاکہ ملک میں انتشار نہ پھیلے، لڑائی جھگڑا نہ پھیلے. اور جہاں تک آپ کی بات کہ پاکستان پیپلز پارٹی کمزور ہو گئی ہے زرداری صاحب کے آنے کے ساتھ، میں تو اس بات سے میں تو بلیو نہیں کرتا ہوں، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے 2008 میں حکومت بنائی، وفاق میں بھی، سندھ میں 2013 میں بنائی، 2018 میں بنائی. تو میں سمجھ رہا ہوں سب سے سکسیسفل ٹینیور رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا. اور جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ اختلافات ہیں، ایشوز ہیں، وہ تو ہر گھر میں ہوتے ہیں، کہاں نہیں ہیں. شکایتیں تو ہر انسان میں ہوتی ہیں. انسان ہمارے ملک میں تو کبھی ہیومن نیچر ہے، کسی سے کچھ ہوتا نہیں ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کا میں سمجھ رہا ہوں یہ گولڈن پیریڈ رہا ہے. زرداری صاحب نے جب پاکستان پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین بنے اس ٹائم چیئرمین صاحب باہر تھے، اور ابھی الحمدللہ چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے پارٹی پوری طرح سے سنبھال لی ہے اور ڈے ٹو ڈے افیئر چیئرمین صاحب کو سنبھالتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب کی گائیڈنس میں انہوں نے بہت زبردست کام کیا ہے اور یہ ان کی پرورش ہے کہ آج اس مقام پہ وہ ہیں. فورن منسٹر آف پاکستان جو ان کے نانا تھے، جس طرح وہ آج ہیں اور جس طرح وہ ملک کا دفاع کر رہے ہیں اور جس مشکل صورتحال میں وہ یہ ملک کے لیے یہ عالمی سطح پہ جنگ لڑ رہے ہیں، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ زرداری صاحب کی، بینظیر صاحبہ کی پرورش تھی اور گائیڈنس تھی، جہاں آج ہم چیئرمین صاحب اس مقام پہ ہیں. اور آپ کی اسٹیٹمنٹ سے میں بالکل مطلب اتفاق نہیں رکھتا. یہ پیپلز پارٹی کا میں سمجھتا ہوں گولڈن ٹائم ہے. اچھا سر، اب ہماری پوری عوام کی جو امید ہے بلال بھٹو زرداری صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلال بھٹو زرداری صاحب کیا محترمہ والا کھال پورا کر پائیں گے؟ دیکھیے، محترمہ کا کھال تو میں نہیں سمجھتا کوئی شخص اس دنیا میں کوئی پورا کر پائے گا. جو ان کی پرسنالٹی تھی، جو ان کی لیڈرشپ کوالٹیز تھیں، اگر بلاول صاحب میں جو بڑی خون ہے، وہ صاحب کا خون ہے، اور یہ اگر کوئی رول پورا کر سکتا ہے تو بلاول صاحب ہی کر سکتا ہے. اور اس کی مثال جو ان کی لیڈرشپ کوالٹیز ابھی ہیں، جو اس کی گورننس کوالٹیز ابھی ہیں، جس طرح سے وہ ہمارے ملک کی نمائندگی کر رہے ہیں، وہ ظاہر ہے. اور انشاءاللہ امید ہے کہ انشاءاللہ چیئرمین صاحب بھی ایک دن وزیر اعظم بنیں گے اور آپ کو دکھائیں گے، مطلب ہم سب کو پروف کریں گے کہ بینظیر کے بیٹے ہیں اور ان کی طرح ہی انشاءاللہ مطلب مقبول ہوں گے. اچھا سر، عمران نیازی سابق وزیر اعظم وہ کہہ رہا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ آنے والی الیکشن پہ میں کامیاب ہو جاؤں گا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ اس شخص کی کارکردگی سے کتنا متاثر ہے؟ دیکھیں، عمران خان صاحب کے پاس 4 سال تھے. وہ جس طریقے سے آئے، جو ان کی مقبولیت جہاں سے پہلے کس طرح پہنچی، وہ کسی سے چھپی ہوئی بات نہیں ہے. اور انہوں نے جو اپنے وعدے کیے تھے، جو انہوں نے منصوبے بتائے تھے میں کروں گا، 50 لاکھ گھر، نوکریاں، گھر تو کہیں نظر نہیں آئے، نہ ہی کہیں نوکریاں نظر آئیں. تیل کی قیمت کہاں پہنچ گئی. نیا پاکستان تو نہیں بنا، جو پاکستان ہمارا تھا اس کو ہی تباہی کے طرف لے گئے. اور جو سب سے بڑی ان کی میں سمجھتا ہوں خامی رہی ہے جو لیڈر کی ہوتی ہے کہ وہ ہیٹریڈ اور انتشار نہیں پھیلاتا. انہوں نے ہر گھر میں جھگڑا کر دیا ہے اور وہ اس چیز کو انکریج کرتے ہیں کہ لوگ لڑیں، نکلیں اور ایک اس کو کہتے ہیں ریبیلین، اور جو ایک باغی بن کر ہر بندے کو انہوں نے اپنے مفاد کے لیے باغی کر دیا ہے اور غلط انفارمیشن دے کے غلط راستے پہ لے جا رہے ہیں. اور اس ملک کو تباہی پہ لے جانے والا خان صاحب ہی ہے. اور الحمدللہ انشاءاللہ اللہ بڑا ہے. کوشش ہماری یہی رہے گی کہ جمہوری طور سے اس کا مقابلہ کیا جائے اور
इंशाल्लाह मुल्क को सही राह पे लेंगे। अच्छा सर, ये हमारी मैशत जो इतनी गिर चुकी है, महंगाई आसमान से बातें कर रही है, क्या इन दोनों चीज़ों पे कंट्रोल हो जाएगा? देखिए, उम्मीद हमेशा अच्छी भी करनी चाहिए, उम्मीद हमेशा अच्छी नहीं करनी चाहिए। ये 4 साल की जो पॉलिसीज़ थी, ये तबाही की वजह से है और ये एक दिन में ख़त्म नहीं होगी, थोड़ा वक्त लगेगा इसमें। और जो अब डिसीजंस लिए जा रहे हैं, जो मुश्किल फैसले किए जा रहे हैं, जिस पे आवाम पे बोझ पड़ रहा है, तो ये शुरू में तो लगेगा, बिल्कुल जब इंजेक्शन लगती है तो चुपती है, ये भी उसकी तरह ही है, तो उस वक्त चुभेगी। अगर ओवर टाइम जब रिलीफ मिलेगा आपको, तो फिर लोग कहेंगे यार चलो सही टाइम पे डोज मिल गया। तो ये भी उसी तरह ही है। इंशाल्लाह मुश्किल फैसले किए हैं, कीमतें महंगी हुई हैं, आवाम के लिए, लोगों के लिए बड़ी मुश्किलातें लोगों ने फेस की हैं, पेश आई हैं। इंशाल्लाह बेहतरी आएगी और मैं तो हमेशा सोचता हूँ कि बेहतरी की उम्मीद रखें। अच्छा सर, हर बंदे की अपनी एक सोच होती है, जो बंदा करता है उसके लिए ना कुछ उसका कोई ना कोई अपना कोई ख्वाब होता है। अगर कोई किसी गरीब को कोई देता है तो उसका यही ज़हन में होता है अगर मैं इसे दूंगा तो इसके बदले में अल्लाह मुझे सवाब देगा, अगर मैं ये काम कर रहा हूँ तो इसके बदले में मुझे ये कुछ मिलना चाहिए। वैसे आपके भी ऐसी ख्वाब होगी। अगर बाय चांस आपको चांस मिल रहा है, क्योंकि मेरा अल्लाह गफूर रहीम है, अगर आपको चांस मिल रहा है, आपको कहा जा रहा है कि 3 सीटें आपको दी जा रही है, एक वज़ीर आज़म की, दूसरी सदर की, तीसरी इन गरीबों की खिदमत करें, तो तीनों में से आप किस चीज़ को चूज़ करें? देने वाले के साथ अल्लाह की है, और अल्लाह से इंसान तो अपने लिए, हर समझदार इंसान अल्लाह से ही मांगता है, और देने वाला भी अल्लाह ही है। और हर शख्स अपने लिए सबसे बेहतरीन चीज़ मांगता है। तो मैं भी अल्लाह में बिलीव करता हूँ, और बिलीव करता हूँ, इसमें बिलीव करता हूँ कि अल्लाह से कुछ भी मांग लो, देने वाला अल्लाह है, देगा तो बेशक अल्लाह देगा। तो अपने अच्छा ही मांगता हूँ, और वो ही देगा अल्लाह जो समझता है कि मैं जिस चीज़ के दुआ मैं यही करूँगा कि मैं अल्लाह से मुझे वो मुकाम दें जिसके लिए मैं काबिल हूँ, ताकि अपने काबिलियत के हिसाब से अल्लाह मकाम पर पहुँचूँ, और जिस मुकाम पर अल्लाह पहुँचाए आवाम की खिदमत अच्छी तरह उस मुकाम से कर सकूँ। आवाम की चेयर आप चूज़ करेंगे? तो आवाम की चेयर मेरी सबसे ज़्यादा ताकत है। अच्छा सर, टाइम भी थोड़ा बचा है, 1-2 आधा सवाल है। अच्छा सर, आपकी कोई ऐसी ख्वाहिश जो आप अल्लाह से चाहते हो कि या अल्लाह मुझे आपने दुनिया की हर चीज़ दी है, लेकिन एक चीज़ मुझे चाहिए। हर बंदे के ख्वाब होते हैं, ख्वाबों पे इंसान जीता है। आपकी कोई ऐसी ख्वाहिश जो अभी तक कंप्लीट ना हो और आप उसके लिए अल्लाह से दुआ करते हैं? ऐसे तो ख्वाहिशात तो बहुत ज़्यादा होती हैं, बिल्कुल। मतलब कभी कभार कहते हैं यार शायद वो भी चाहिए, वहाँ वो चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए। अगर जब अल्लाह से अगर मांगना हो तो अल्लाह से ये मांगूंगा कि मेरी हर ख्वाहिश पूरी करे, हर जायज़ ख्वाहिश पूरी करे, और अच्छी सेहत दे मुझे, मेरे वालिदैन को, बच्चों को, ख़ानदान को, दोस्तों को, और मुसीबत मुश्किल से बचाएँ। थैंक यू। अच्छा सर, आपको अपनी लाइफ में दोस्त ज़्यादा मिले कि दुश्मन? मैंने तो दोस्तियाँ की हैं। मिली दुश्मन है? नहीं, दुश्मन अभी नहीं मिली है, बट मैंने दोस्तियाँ की हैं, और अच्छी दोस्तियाँ की हैं, और उम्मीद है कि जिनसे दोस्तियाँ की हैं वो भी मुझे दोस्त समझें। अच्छा सर, लास्ट में आप अपनी तरफ से अपनी आवाम को, शिकारपुर की आवाम को, अपने चाहने वालों को, अपनी पार्टीज़ को या गेस्टर को, वो कौन सी एक नसीहत देना चाहेंगे आपकी तरफ से जो उन तक? मैं आपको यही कहूँगा कि आजकल हालात टफ हैं, इशूज़ बड़े हैं। मैं खुद नौजवान हूँ, मैं समझता हूँ कि हर कोई जो यूनिवर्सिटी पढ़ के आता है, जो पढ़ता है, ख्वाहिश होती है कि नौकरी मिले, सरकारी नौकरी मिले या कहीं प्राइवेटली मिले। हर वालिदैन की भी यही ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चों को मिले। तो इशूज़ हमारे यंगस्टर्स हम लोग सोसाइटी में काफ़ी फेस कर रहे हैं, तो उनको वही नसीहत दूँगा, थोड़ा सब्र से काम लें, अपनी एनर्जीज पॉजिटिव सोच में ले जाएँ। कारोबार के लिए अगर इन्वायरमेंट कंडीसिव हो या कोई अगर मौका मिले तो बिल्कुल करें, और नेगेटिव थॉट्स ना ले आएँ, स्पोर्ट्स की तरफ जाएँ, और मौका इंशाल्लाह मिलेगा उनको, और अल्लाह ने अगर कोई मौका हमें दिया तो अपने शहर के नौजवानों को ज़रूर प्रमोट करेंगे, और उनको एक कंस्ट्रक्टिव तरीके से पॉजिटिव सोच लेके
उसको आगे ले जाएंगे। नाज़रीन, आज हमारे प्रोग्राम में जो शख्सियत थी, आपने उसकी बातें सुनी, अपनी प्रोफाइल पे करंट इश्यूज़ पे जो बातें थी आपने सुनी। क्या करें, वक्त की तकाजा के साथ हमें चलना पड़ता है, वक्त कम था। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला हम उससे भी ज़्यादा आपको बात कराएंगे एक प्यारे से खूबसूरत शेर के साथ कि कल का आज नहीं होता, हर पल गिरा आज नहीं होता, रहे सर पर हमेशा दुनिया में ऐसा कोई ताज नहीं होता। विश यू ऑल द बेस्ट। पाकिस्तान जिंदाबाद।